सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति कुलगुरु डॉक्टर कारभारी विश्वनाथ काले जी, आदरणीय श्रीमती सुनेत्राताई पवार जी, व्यवस्थान परिषद की सदस्य और जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ पर आया हूँ, आदरणीय राजेश पांडे जी, हमारे कुल सचिव श्री डॉक्टर प्रफुल्ल पवार जी, आमदार सिद्धार्थ शिरोले जी, आदरणीय डॉक्टर दीपक माने जी, श्री रंजीत जाधव जी, माननीय मारुति आडकर जी, रेखा भिड़े जी, अंजलि भागवत जी, मनोज पिंगले जी, मंच और सभा में उपस्थित सभी माननीय फैकल्टी मेंबर्स, नॉन फैकल्टी मेंबर्स, खिलाड़ी, कोचेस और पुणे के सभी गणमान्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए प्रेमी मित्रों, आज सावरकर जी की जयंती भी है और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अद्वितीय जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। एक ही जीवन में 2 बार उम्र कैद और काल कोठरी को रखने जैसी अमानवीय जो प्रताड़ना उनको दी गई, ये यातनाएं भी माँ भारती को परम वैभव तक ले जाने के लिए रोक नहीं पाई। मैं उनको शत शत प्रणाम नमन यहाँ से इस मंच से करता हूँ। शायद कुलगुरु जी ने और राजेश पांडे जी ने ये खास दिन इसीलिए चुना होगा जहाँ एक और हम सबको सावरकर जी को याद करने का अवसर मिला, वहीं पर वो महान शख्सियत जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारत को पहला कोई इंडिविजुअल मेडल जीतने का गौरव किसी को प्राप्त हुआ था तो किसी और को नहीं, केडी जाधव जी को ही हुआ था। और इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी कि 400 एकड़ से बड़े इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 27 एकड़ भूमि केवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए रखी गई है और ये शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनकर तैयार हुआ है उसके लिए माननीय कुलगुरु जी आपको, काले साहब आपको, आपकी पूरी टीम को, राजेश जी, बाकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं और इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसको किसी और के नाम पर नहीं, आदरणीय केडी जाधव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत हैं। ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। And as on 12th of Jan we celebrate the National Youth Day, and what could be a better thing to do and dedicate to inaugurate a statue of Swami Vivekananda, especially at the entrance of a sports complex, as Rajesh earlier mentioned in his speech, कि स्वामी विवेकानंद जी तो स्वयं कहते थे कि खेलोगे तो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहोगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे। और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं शुरू करके आज देश भर के कोने कोने में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, आज जब मैं सिंथेटिक ट्रैक पर गया भी तो किसी और गेम के खिलाड़ी आगे नहीं आए, हाथ में जैवलिन पकड़कर आगे आए, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो पिछले 121 साल में नहीं हो पाया वो करके दिखाया और भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर दिखाया। एक खिलाड़ी अच्छा करता है तो लाखों युवाओं को प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। कपिल देव जी ने 1983 का वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आप 1983 के वर्ल्ड कप के हालत बीसीसीआई की उस समय देखते तो इतना पैसा भी नहीं था कि हम टीम को सम्मानित कर सकते। पैसा नहीं था, टीम भेजते थे
बुक भी कराते थे तो रिटर्न टिकट पहले बुक कराते थे कि फाइनल तक तो शायद पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आज भारत की क्रिकेट टीम कहीं पर जाती है तो लगता है बस ये तो वर्ल्ड चैंपियन बनकर आएगी ही। और दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, अगर कोई लीग होती है क्रिकेट में तो आईपीएल, वो भी भारत में होती है, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी आज भारत में खेलने के लिए आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आकर्षण का केंद्र भी और खेलों का केंद्र भी भारत बना है। कैसे समय बदलता है, कुछ खिलाड़ी आते हैं, अच्छा करते हैं, खेल संस्थाएं और सरकारें अपनी ओर से सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। मुझे खुशी इस बात की हुई, जैसे मैं सिंथेटिक ट्रैक से चलकर इंडोर स्टेडियम के अंदर आया, इंडोर स्टेडियम तो यह है लेकिन जो साथ वाला आपका शूटिंग रेंज और जिम्नेजियम का हॉल बना है, तो शूटिंग रेंज में किसी और को नहीं, अंजलि भागवत जी वहां स्वयं खड़ी थी, बाकी कोचेस खड़े थे। और खुशी की बात यह है कि जहां दुनिया पहुंचने की कोशिश करी कि हम लेजर की ओर जाएंगे, लेजर शूटिंग की ओर जाएंगे, अंजलि जी ने वो शूटिंग रेंज यहीं पर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो दुनिया से हम पीछे ना रहें, दुनिया के बराबर चलें, या दुनिया से दुनिया को हमें लीड करने का काम करना है। इंडिया शुड नॉट फॉलो, वी शुड मेक इट अ हैबिट टू लीड इन सर्टेन एरियाज नाउ। अगर मैं पिछले टोक्यो ओलंपिक्स की बात करूं तो पहली बार है कि भारत को 7 मेडल मिले। मैं पैरालंपिक्स की बात करूं तो पिछली बार 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट गया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में 19 मेडल जीतकर पैरालंपियंस आए हैं। यह एक अपने आप में बड़ा बदलाव है। ये ऊपर वालों को नीचे जगह नहीं मिली तो ऊपर से तालियों की आवाज नहीं आती है। क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं, पैरालंपियंस की मैं बात इसलिए कर रहा हूं जिनको डे टू डे लाइफ बिताने में भी बहुत मुश्किल आती है। हमारे देश में उनके लिए उस तरह के सिस्टम्स बिल्डिंग्स में भी नहीं बनते हैं। मैं ये बात कह रहा हूं लेकिन ये सच्चाई है, ये कठोर सत्य है कि जो हमारे बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं वो इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि उनके लिए रैंप्स भी बनाने हैं, लिफ्ट्स का प्रावधान करना है, स्टेडियम्स में उनके लिए स्टैंड अलग से होने चाहिए, ये प्रावधान भी नहीं होता जी। लेकिन कैसे सोच बदलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने उनको विकलांग नहीं कहा, दिव्यांग कहा। केवल कहने से नहीं, साथ में सुविधाएं खेलों के लिए भी देने का प्रयास किया। ये जो हम खेलों के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं वैसे ही उनको भी बराबरी पे ही उतनी सुविधाएं मिलती हैं। जो हमारे ओलंपियंस मेडल जीत कर आते हैं, जितना कैश प्राइज उनको मिलता है, पैरा ओलंपियंस को भी उतना ही कैश प्राइज मिलता है, उसमें कोई हम भेदभाव नहीं करते। अभी हाल ही में डेफ ओलंपिक्स में हमारी टीम गई। पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा मेडल थे, 16 मेडल्स हम डेफ ओलंपिक्स में जीतकर भी आए। और थॉमस कप में कभी बैडमिंटन में भारत 73 साल में जीता नहीं था, वहां पर भी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, तो हिंदुस्तान ने किया है। यह बदलाव क्यों आया? सोच बदली तो परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हुई है, देखने का नजरिया बदला है, स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेने की शुरुआत हुई है। पहले नहीं तो अधिकतर पेरेंट्स ही कहते थे खेलोगे तो क्या होगा, कुछ भविष्य नहीं। आज लोग खेलों में अपना भविष्य ढूंढते हैं। मैं अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में धन्यवादी हूं आयोजकों का, कुलपति जी आपका, कुलगुरु जी का, कि शुरुआत ही कार्यक्रम की आपने योग के कार्यक्रम से शुरू की और इतना शानदार प्रदर्शन हमारे योगा के खिलाड़ियों ने किया है। इक्कीस जून योग दिवस के रूप में आज दुनिया मना रही है, लेकिन आज से 8 साल पहले योगा की या योग की बात उस तरह से नहीं होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पिछले 70-80 वर्षों में छोड़ा। हमारी जो ताकत थी हम उसको भूल गए थे।
हमें अपनी ताकत को याद करवाने के लिए भी इंतजार करना पड़ा जब 2014 में आकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पहले अपने मीटिंग में जाकर ये प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। मुझे प्रसन्नता इस बात की और भारत के लिए बड़े गर्व की बात थी कि आम सहमति के साथ दुनिया के सारे देशों ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने की हामी भरी। आज आप देखिए सोच कैसे बदली है। आप ट्रेन में जाएंगे, लोग वहां पर सीट पर बैठकर योगा करते हैं। कई लोग प्लेन पे कुछ आसन ऐसे होते हैं वहां पर करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता आप सीट बेल्ट खोल के योगा के अलग अलग आसन करने शुरू कर दें, लेकिन सीट पे बैठकर भी बहुत सारे होते हैं और लोग करते हैं। मॉल्स में हो, रेलवे स्टेशन हो, दुनिया भर के एयरपोर्ट हो, वहां पे योगा के रूम बनने शुरू हो गए। ये 8 वर्षों में बदल गया है जी। और आज मैं आपको कहता हूं, आपने यहां पर इसकी शुरुआत स्टेज पर की, आपको देखकर बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज ये शुरू करेंगे कि हर कार्यक्रम की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बाकी कार्यक्रम भी हैं, उनकी शुरुआत या उनके पूरे कार्यक्रम में योग को एक बहुत बड़ा स्थान मिलने वाला है। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात, मैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पर जरूर आऊंगा, पारंपरिक खेलों पर। खो खो हो, कबड्डी हो, थांगटा हो या मलखंब हो। मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी बेंगलुरु में हुई। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी भी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से आने वाली एक यूनिवर्सिटीज है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपने भी वहां पर मेडल जीते हैं। मलखंब जब वहां पर हुआ तो सब बाकी गेम्स में लोगों को कहीं शोर आता था, आवाज आती थी, कोई बात कर रहा होता था। जैसे मलखंब और योग की वहां पर एक्टिविटी शुरू हुई, पिन ड्रॉप साइलेंस, और सब लोग उनका एक एक एक्ट देखने का इंतजार कर रहे थे। आज आप मेरी बात लिख लीजिए, मलखंब हो, योगासना हो, ये दुनिया भर में इतनी पॉपुलर गेम्स भविष्य में होंगी जैसे कबड्डी भी आगे बढ़ी है। भविष्य ये ट्रेडिशनल गेम्स को हम इंटरनेशनल गेम्स की ओर ले जाएंगे। इस सपने को भी हम पूरा करेंगे, भारत उस दिशा में भी नेतृत्व करेगा। और हमारा प्रयास ये लगातार है कि जहां हमारी खेल सुविधाएं हैं, ट्रेडिशनल गेम्स को साथ में स्थान मिले। अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई तो 208 यूनिवर्सिटीज वहां पर आई थी। 7000 के लगभग खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और बाकी रेफरीज, बाकी लोग आए थे। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला में, हरियाणा में होने जा रही है। लगभग 8500 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वहां पर भाग लेंगे। ट्रेडिशनल गेम्स भी वहां पर होंगी। इवेंट्स देश में ज्यादा हों, उससे हमारे खिलाड़ियों को कंपीट करने का मौका मिलता है और बाकी खिलाड़ियों के आगे अपना अच्छा प्रदर्शन करके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इवेंट्स ना हो तो बंद कमरों में आप जो मर्जी आपके कोची सिखाएं, यू डोंट गो थ्रू दैट ड्रिल ऑफ अ मैच which gives you actual opportunity to check your mental toughness. और खेलों में जब तक मेंटल टफनेस चेक नहीं होती, इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स। आप खेलते समय कभी आप जीत रहे होते हो, कभी हार जाते हो। अभी अंजलि जी ने मुझे शूटिंग करने के लिए मजबूर कर दिया, तो मैं देख रहा था मेरा हाथ कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए। मैं कहा सांस लंबी खींचो भाई, पकड़ो, कभी निशाना लगाऊंगा तो पहली 7 पर लगी तो दूसरी 9 पर लगी। तो करते करते कोशिश करके मेरे जैसे अनाड़ी ने भी जाके इतना शूट कर दिया है, तो आप जैसे युवा जब आकर करेंगे तो ना जाने कितने मेडल जीतने वाले यहां से मिलेंगे। लेकिन कंपटीशंस होने बहुत जरूरी है। मेरा कुल गुरुजी से निवेदन रहेगा, आप चाहे पहले पुणे के ही कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के कंपटीशन करवाइए, महाराष्ट्र के करवाइए, इंटर यूनिवर्सिटी करवाइए। देयर शुड बी लॉट ऑफ कंपटीशंस। खिलाड़ियों को हॉस्टल्स में भी ठहराएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इनको दे शुड गो थ्रू दिस प्रोसेस। जब ये बड़े खेल में जाएंगे, इनको 5 स्टार होटल भी मिलते हैं, 4 स्टार भी मिलते हैं, अच्छे होटल्स में भी रुकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी गेम्स में आके हॉस्टल्स में भी रुकें, बट दे शुड गेट मोर एंड मोर कंपटीशंस। किसी भी खेल के हों, आपके मैदान खाली नहीं होने चाहिए। एक के बाद दूसरा इवेंट आएगा,
तो खिलाड़ियों को अपना क्या क्षमता है उसको जानने का अवसर मिल पाएगा। ग्राउंड्स बन जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन बाहर रोक टोक लग जाती कि इसने अंदर आना, उसने अंदर नहीं आना। अभी दिल्ली में एक आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी कुत्ता लेकर दिल्ली सरकार के जो स्टेडियम है वहां पर वो कुत्ता लेकर वहां पर घूम रहे थे और खिलाड़ियों को बाहर खड़ा कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि खिलाड़ी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन स्वयं कुत्ता लेकर उस एथलेटिक ट्रैक पर घूम रहे थे। इससे शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती है जी। और उनके ऊपर कार्रवाई दिल्ली की सरकार ने नहीं की। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम्स को नहीं खोला गया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई करते, डिपार्टमेंट ने भी उस पर ऊपर कार्रवाई करते दोनों का ट्रांसफर दूर दूर के स्थानों पर किया है, ताकि एक स्पष्ट संदेश जा सके कि खेल स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए, खेल स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो 27 एकड़ का कॉम्प्लेक्स बना है, आपके फैकल्टी मेंबर्स को आकर खेलना है तो खेलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चप्पल पहन के सैर करने के लिए सिंथेटिक ट्रैक पर कृपया ना जाएं। ये इंडोर स्टेडियम अगर बैडमिंटन के लिए है तो नॉन मार्किंग शूज के अलावा कोई अंदर ना आए, ये तय होना चाहिए जी। देयर हैज टू बी सम रूल्स एंड एवरीवन शुड फॉलो इट। बड़ी उम्र वालों को खेलना, छोटी वालों को खेलना, सबके लिए द्वार खुल जाने चाहिए, लेकिन टाइमिंग्स होनी चाहिए। जो आपके सीरियस एथलीट्स हैं उनके लिए टाइमिंग्स तय होनी चाहिए, एंड दे शुड बी गिवन द प्रेफरेंस कि वो आकर खेलें और यूनिवर्सिटी के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए मेडल जीतने का काम यही लोग करने जा रहे हैं। ये हमें तय कर देना चाहिए, और इसमें किसी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चाहे मेरा दल है, चाहे किसी और का दल है, खेलों में राजनीति के लिए किसी का कोई स्थान नहीं है। हमें भारत को और मेडल जीतने के लिए लायक बनाना है, और इसके लिए केंद्र सरकार की ताकत लगेगी, राज्य सरकार की ताकत लगेगी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट ओलंपिक, स्टेट एसोसिएशंस और कॉरपोरेट सेक्टर और एनजीओस और ये जो आपके शिक्षण संस्थान है, ये सब मिलकर एक आगे आएंगे, तब जाकर हम कर पाएंगे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी 120 ओलंपिक्स मेडल जीत कर लाती है जी। हमारे देश की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? वो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज आपको नजर आएंगी, वो हरियाणा पंजाब में नजर आएंगी, जहां पर सबसे ज्यादा मेडल्स आते हैं। सो कैन देयर बी ए हेल्दी कंपटीशन अमंग द यूनिवर्सिटीज? कैन देयर बी हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट्स? कैन देयर बी हेल्दी कंपटीशन अमंग अदर्स? हम कैसे लीग्स खड़ी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लीग्स खड़ी कर सकते हैं, उसमें लोग पैसा लगाने के लिए तैयार है, कमाने के लिए भी तैयार है। स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, वी नीड मोर कंपटीशंस इन द कंट्री। और मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि खेलो इंडिया के नाम से आप महाराष्ट्र के अंदर यूनिवर्सिटी की कोई गेम्स कराना चाहते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू खेलो इंडिया नेम। मुझे कोई इतराज नहीं है जी, आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे, जो मदद करनी होगी हम करेंगे। राजेश जी, आपने मुझे बुलाया, मैं यहां पर आकर केवल भाषण देकर नहीं जाऊंगा। मैं आज आपको वायदा करके जा रहा हूं कि जो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी को चाहिए होगा वो मेरी ओर से, हमारी सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी। मैंने आपके खिलाड़ियों को बेंगलुरु में मिला, मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत भी की, आपकी टीम जीती, कबड्डी वालों से भी मिला। मैंने तब भी कहा था कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आऊंगा, इनको याद होगा बेंगलुरु में मैं कहकर आया था। और उसके बाद मैं किसी यूनिवर्सिटी में पहला कार्यक्रम करने आया तो मैं आपकी ही यूनिवर्सिटी में यहां पर आया। आपके बच्चों में जज्बा था, जुनून था और जोश था, वो कुछ करके दिखाना चाहते थे। और आज आप मुझसे लिख लीजिए, आज वो टॉप 5 में थे, अगले 5 साल में पहले 2 में अगर किसी का नाम आएगा तो आपकी यूनिवर्सिटी का आने वाला है, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। जब बन जाता है तब इसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी है, आपने ये बना दिया, अब कहीं आप रुकने वाले नहीं हो। मेरा निवेदन केवल इतना रहेगा, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको कई बार पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है,
लेकिन मेरी तरह मत बनना। मेरी दिक्कत क्या थी, मैं क्रिकेट खेलता था, पंजाब का कैप्टन था, नॉर्थ जोन का कैप्टन था, और हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट से लेके ऑल इंडिया तक चैंपियन ही बनती थी। पंजाब जब भी जीता मैं उसका कैप्टन या नॉर्थ जोन का कैप्टन। लेकिन मैंने बड़ी छोटी आयु में, 20 साल की आयु में खेलना भी छोड़ दिया। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल और मेरे स्कूल के मैथमेटिक्स के टीचर बहुत सहयोग करते थे। मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर थी, वो भी मुझे मुश्किल से 15 दिन पढ़ने के लिए मिलते थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर पढ़ाती थी। टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आज के खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां लोग खेले भी, देश के लिए भी खेले, इंजीनियर्स भी बने, डॉक्टर भी बने, उन्होंने सब कुछ किया। हमारे देश में एक धारणा है कि खेलना तो 24 घंटे खेलो, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता है। आपको हफ्ते में कितने दिन खेलना है, कितने घंटे खेलना है, जब क्लास में हो तब आपको फील्ड की चिंता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब फील्ड में जाओगे तो एग्जाम देने की चिंता होगी। तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस आपको क्रिएट करना होगा। गुड एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, इसलिए वो साथ में समन्वय बना रहे, वो बैलेंस बना रहे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि उसमें कोई कमी ना आए। मेरे कुछ निवेदन आपसे और भी हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा। खेल राज्य का विषय, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्यों को ही उसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका निभानी है। जैसा मैंने कहा, केंद्र, राज्य, यूनिवर्सिटीज़ और बाकी सब भी सहयोग करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आदरणीय मोदी जी से निवेदन किया था कि खेलों का बजट थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि खेलो इंडिया जिसको हमने शुरुआत की थी कुछ वर्ष पहले, पिछले साल उसका बजट 657 करोड़ था, 657 करोड़ रुपीस, वो बढ़ाकर 974 करोड़ रुपीस कर दिया है। लगभग 50% से ज़्यादा की वृद्धि एक ही साल में उसमें हुई है। और जो पूरा खेलों का बजट, अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो 2013-14 में 1219 करोड़ था, जो बढ़कर अब 3062 करोड़ रुपया हुआ है। ये भी लगभग 3 गुना ज़्यादा कर दिया गया है। लेकिन हम सबको केंद्र, राज्य और खेल संस्थाओं के साथ मिलकर शिक्षण संस्थाओं को इकट्ठे काम करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है राज्य भी अपना बजट बढ़ाएंगे, कोचेस की नियुक्ति करेंगे। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि देश भर में खेलो इंडिया के कम से कम 1000 सेंटर्स हम बनाकर दें, ताकि वहां पर आकर लोग खेल सकें, विद्यार्थी खेल सकें। इन 1000 सेंटर्स में जो पूर्व खिलाड़ी हैं, हम उनको 5 लाख रुपया साल का देंगे, ताकि बच्चों को वो ट्रेनिंग कर सकें और अपना सेंटर भी चला सकें। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है जो नेशनल लेवल तक खेला है, कोचिंग करना चाहता है, हम उसको उपयुक्त मानते हैं, राज्य की सरकार हमें लिखकर भेजती है, हम 5 लाख रुपए उसको साल का देना शुरू कर देंगे, ताकि उसको भटकना कहीं ना पड़े, उसकी आय के साधन भी हो जाएं और कई और खिलाड़ियों को तैयार करके दे। 1000 जब सेंटर देश भर में ऐसे चलेंगे तो अपने आप में लाखों खिलाड़ी उभर कर ऊपर आएंगे। 450 सेंटर्स की हमने मंजूरी, और बोर इस पे नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि सॉफ्ट पावर भारत की सिनेमा और स्पोर्ट्स है। हमारे कल्चर को, हमारे खेल में भी हमें एक बहुत बड़ी ताकत देता है, जो हमें दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए। दुनिया भर के खिलाड़ी जब ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों से बात करते हैं, या हमारी हॉकी की टीम क्वालिफाई की और लगा मेडल जीतने की स्थिति में, तब उनसे बात की और उनका मनोबल बढ़ाया। अभी भी थॉमस कप के विजेता आए तो उसमें जो बैडमिंटन के कोच थे उन्होंने कहा कि मैं भी अपने देश के लिए मेडल जीता, वो विदेशी है, मैं भी अपने देश के लिए मेडल जीता, लेकिन मेरे से आज तक मेरे प्रधानमंत्री ने ना कभी बात की, ना कभी मुलाकात की। ये तो भारत के खिलाड़ी सौभाग्यशाली है कि इनके प्रधानमंत्री इनको अपने घर पर भी बुलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं और 2-2 घंटे समय भी बिताते हैं। लेकिन मित्रों, वो केवल मेडल जीतने वालों को ही नहीं बुलाते, जो बाकी भी हैं उनको भी बुलाने का काम मोदी जी ने साथ में किया। जो उस समय मेडल नहीं जीते थे वो इस बार थॉमस कप जीत कर आए। यही सोच में अंतर, उन्होंने कहा हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें खेलना है,
लगातार प्रयास करना है, अपना 100% देना है और एक दिन भारत को दुनिया के पहले 5 देशों में मेडल जीतने वाली तालिका में लाकर खड़ा कर देना है मेरे भाइयों। और ये सब हम सबको मिलकर करना है, ये अकेले नहीं किया जा सकता। ये देश के लिए है, किसी एक राजनीतिक दल, एक राज्य, एक संगठन, एक सरकार, एक शिक्षण संस्थान के लिए नहीं है। इट्स अ कंबाइंड एफर्ट फॉर द कंट्री and we have to come together as a team India. And if we come together as a team India and support the players who are participating at the lower level or training at the lower level, they need more hand holding from the corporates, from the individuals. They should come forward, help them at the initial stage. Once they start doing well, there's no looking back. फिर उनको अपने आप 100 लोग मदद करने के लिए आते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाएं, उनका सहयोग भी करें और भारत को खेलों की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाएं। आप सब ने मुझे अवसर दिया। मैं माननीय काले जी आपका, कुलगुरु जी का, राजेश जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ताई, आप भी समय निकालकर इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने आई हैं, मैं आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। गिरीश दादा ही बोलना पड़ेगा, दा से दादा भी जाना पड़ेगा। बापट जी बैठे हैं क्योंकि अगला कार्यक्रम इनका है, उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। आप सब ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और मैं एक बार फिर सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप आए। ये सब आपके लिए है, ये मेरे राजेश जी के लिए, कुलगुरु जी के लिए नहीं है, कुल सचिव जी के लिए नहीं है, ये खिलाड़ियों के लिए ही बना है। इसका जितना उपयोग कर सकते हो उतना उपयोग कीजिए, क्योंकि मैंने 25 साल की उम्र में काम किया था। मैं हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना तो मैं हिमाचल के हर जिले में गया कि कोई ज़मीन ढूंढो जहाँ पे स्टेडियम बनाऊंगा। मैं धर्मशाला में शाम के टाइम पे पहुंचा, सन 2002 की बात होगी। तो 300 फीट का पहाड़ चढ़ के मैं ऊपर गया, तो जैसे ही ऊपर पहुंचा तो सामने धौलाधार की सुंदर वादियाँ, पहाड़ियाँ थी, बर्फ से लदी हुई थी। और मैं 5 मिनट तक उनको देखता रहा। वो इतनी सुंदर रेंज है कि आपको इतनी नज़दीक से दिखती, जैसे आपको वॉल सामने दिख रही है, आपको ऐसे सफ़ेद बर्फ की चादर लपेटे हुए धौलाधार रेंज दिखती है। मैंने उस दिन मन बनाया कि स्टेडियम बनाऊंगा तो यहीं बनाऊंगा। मैंने हिमाचल सरकार से ज़मीन मांगी, ज़मीन भी मिल गई साल के अंदर। जब मैंने शिलान्यास किया तो जितने लोग कार्यक्रम में, जैसे इस कार्यक्रम में आए तो उस कार्यक्रम के लोग खुसर फुसर एक दूसरे के कान में कर रहे थे। खुले में तो कोई नहीं बोलता, तो कह रहे थे पागल है ये। मुझे कहते थे, मेरी उम्र 25-26 साल थी, कहते पागल है। कहते इसकी एसोसिएशन के पास 10 लाख रुपये, यानी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय बनाएगा, कैसे बनेगा। मैंने 1.5 साल के अंदर वहाँ पे नेशनल रणजी ट्रॉफी का मैच करा दिया, 2 साल के अंदर पाकिस्तान और भारत के मैच करा दिया, और दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में हमने बनाकर दे दिया है। हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, और मात्र 45 करोड़ रुपए की लागत से वो स्टेडियम बना है। किसी को धर्मशाला जाने का अवसर मिले तो जरूर देखिए, देश में उतने कम लागत से कोई स्टेडियम नहीं बना, और वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। लोग देखने आते हैं, पैसा भी देते हैं, मैचेस होते हैं, उससे भी कमाई होती है। जो उसके कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं वो हम उसको क्लब के रूप में तब्दील कर देते हैं, लोग 7,000 रुपया कमरे का रहने का भी देते हैं। तो अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो सेल्फ सस्टेनेबल है। ऐसे मॉडल्स देश में बहुत सारे चाहिए, और हमें लगता है कि ऐसे राज्य में अगर अलग अलग मॉडल्स बनते हैं छोटे छोटे, तो उसका बहुत लाभ मिलेगा और खिलाड़ियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। इतना ही कहूँगा कि जितने हमारे पूर्व के मेडलिस्ट यहाँ पर पीछे बैठे हैं, आप कृपया करके हफ्ते में कुछ दिन ऐसे तय कर लीजिए कि आप खिलाड़ियों से मिलेंगे जाकर। आपका फील्ड में जाना ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा देगा। आपका खिलाड़ियों से लगातार इंटरेक्शन करना ही उनको बहुत कुछ सिखा देगा। आपके 2-3 जो गुर हैं, जो कुछ टेक्निक्स आप उनको सिखाओगे, उससे भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो मेरा देश भर के पूर्व खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वापस फील्ड्स में जाएं और उभरते हुए खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ जरूर सिखाएं। आपने शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।